हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का कुछ मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछेगा। कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 50 मार्क्स का हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो उसको अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है, और पूरे अंत तक मेरे वीडियो को देखिए। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। यहाँ 50 क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछता है। कभी निश्चित है, कभी अनिश्चित भी पूछ सकता है। तो कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। जब भी निश्चित का बात करेगा मतलब कुछ ना कुछ उसका घटना घटेगा, ये कहने का सेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा 1 होता है। जब निश्चित घटना घटेगा इसका मतलब 1 का बात कर रहा है, और अनिश्चित घटना अगर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाता है। अगर यहाँ निश्चित या अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछता तो इसका आंसर 0 होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टेलीफोन शब्द से एक अक्षर यादृच्छाया चुना जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि चुना गया अक्षर वॉवेल है। तो इस टेलीफोन में से क्या करना है? वॉवेल को छांट लेना है, और टोटल कितना लेटर्स है उसको नीचे रखना है। जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, क्या जानते हैं? PE बराबर NE बटा NS होता है। तो अब समझ जाइए इसमें वॉवेल कितना है? E ये हो गया, O हो गया, फिर E हो गया। टोटल कितना? 1 2 3 4, तो 4 हो गया इसमें, ठीक है। टोटल मतलब जो घटना घट रहा है उसको ले लिए। टोटल जो घटना है इसमें कितना घट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया 4 बटा 9 हो गया। वॉवेल कितना है इसमें? 4 है। वॉवेल क्या होता है? AEIOU को हम लोग वॉवेल कहते हैं। इसमें वॉवेल क्या है? EEOEHN तो है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉवेल 4 हो गया। और टोटल कितना घटना इसमें घट सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, तो 4 बटा 9 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि PE बराबर 0.07 हो तो PE का कंप्लीमेंट, इसका पूरक कह रहा है। PE दिया, इसका पूरक क्या होता है? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पूरक निकालने के लिए। PE का कंप्लीमेंट 1 माइनस PE होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 में 0.07 को माइनस करने कितना होगा? देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 जीरो डाल दिए, 0.07, 10 में 7 गया 3, ये 9, ये 0.93 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या। देखिए सिक्का उछाल, 3 सिक्का उछाला जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? कैसे सिक्का उछालते? देखिए पहले एक सिक्का उछाले, हेड आया, टेल आया, फिर इस पर हेड टेल लिख लेंगे, ठीक है। फिर इस पर सिक्का उछाल रहा है, हेड टेल, इस पर भी हेड टेल, फिर इस पर भी हेड टेल, और इस पर भी हेड टेल। देखिए फॉर्मूला होता है, सिक्का में टोटल इवेंट्स 2 होता है, इसके पावर में n लिखते हैं। अगर 3 सिक्का उछालेंगे, ठीक है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो टोटल कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 8। इसका सही जवाब होगा 8 आंसर होगा। 8 इसका परिणामों की संख्या होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। 8 हो गया, टोटल 8 इवेंट्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी खेल के जीतने की प्रायिकता अगर 0.52 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या? यहाँ जीतने का बात कर रहा है, मतलब PE दिया हुआ है आपका 0.52, इसका कंप्लीमेंट क्या रहा निकालने? तो कंप्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस PE होता है, ठीक है। तो 1 में से 0.2 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? तो दशमलव के बाद क्या है? 2 संख्या है, तो एक 1.00 लिख दिए, 0.52, और 0 में से 2 गया 8, और ये 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया 0.48 इसका सही आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। चलिए देखिए इसको फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वो माप भी होता है, ठीक है, बहुलक भी होता है, और माध्यिका भी होता है। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। इसमें कौन नहीं कह रहा है? तीनों तो ऑलरेडी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन में अगर देखा डी इसका सही ऑप्शन है, कभी याद रखना, इस सब चीज को आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 का n माध्यक है, तो क्या होता है? इसका माध्यक कैसे निकालेंगे? तो टोटल को n+1, और टोटल क्या हो जाएगा इसमें माध्य अगर निकालने के लिए कहेगा टोटल संख्या कितना है? इसमें टोटल संख्या अगर देखा जाए, बात किया जाए 1 2 3 का माध्य कैसे निकालेंगे? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन n तक है, तो टोटल कितना होता है? n होता है, ठीक है। तो 1 + 2 प्लस हो गया, इसको कितना जोड़ेंगे? इसको 1 + 2 + 3 + 1 + n, अब बट्टा में n होता है। इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2, जो नीचे चला आएगा।
कट गया तो क्या हो जाएगा n+1/2, इसका सही जवाब होगा, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े एपी में 1 + 2 + 3 + 1 को क्या लिखते हैं n × n+1/2, और ये 2 इसके नीचे चलाएगा और n से n कैंसिल तो n+1/2 इसका सही जवाब होगा। अब आता है प्रथम 10 विषम संख्या की माध्यिका होगी, इसमें 10, 11, 9, 13 क्या हो सकता है? तो सबसे पहले माध्यिका विषम संख्या क्या क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, जो 2 से कटे नहीं उसको लिखना है, 1 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 1 2 1 3 5 7 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 18 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही दे रहा है। ठीक है, ये हमने इसको अरेंज कर दिया घटते से बढ़ते क्रम में, और ये टोटल कितना है 10 है, तो 10 किसको शो कर रहा है सम संख्या को। ठीक है, तो सम संख्या वाला माध्यिका क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका बराबर n/2 प्लस वहां पद प्लस n/2 पद अब बट्टा में 2, तो 10 है, 10 में से 2 भाग दे देंगे, ठीक है, वह पद अब प्लस क्या हो जाएगा 10/2 पद बटा में 2, काटिए 5 हो गया, ये 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और ये 5/2, तो 6 में पद क्या हो जाएगा, 6 पद क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसका 11 हो जाएगा और 5 क्या होगा 9, तो कितना हो जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा इसका 10 आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बताना इसको। चलिए अब आ रहा है किसी बारंबारता वितरण में माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध है। देखिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, आप पढ़े भी होंगे इसका, बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माध्यिका -2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, और इसमें ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है डी आ रहा है, इसका बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नांकित में से किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल माध्य का नहीं किया जा सकता है, माध्यिका किया था बहुलक किया था, इसको निश्चित का आंसर क्या हो जाएगा 10 का ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ट्रिगोमेट्री का सवाल ही सब है, ठीक है ना, इसको जरा देखते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, सेक का उल्टा होता है कॉसेक, हम एक चीज बताएंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, इसको देख लीजिए, साइन एकदम याद कर लीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा साइन, ठीक है, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, कॉट का उल्टा होता है टैन, सेक का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है सेक, ये ट्रिक आपको ध्यान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ठीक है,
यहाँ 15 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। 16 क्वेश्चन कह रहा है यदि एक उदर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। देखिए इसमें कह रहा है ये हुआ आपका ऐसा पिक्चर बने, ये जो चीज दिया हुआ है एक उदर खंभा, ये उदर खंभा दिया हुआ है, ए बी क्या है उदर खंभा दिया हुआ है और उसकी भूमि पर मतलब अब ये जो परछाई बन रहा है भूमि पर, ये जो परछाई बन रहा है इसकी छाया की लंबाई इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम h मान रहे हैं तो ये भी h के बराबर हो रहा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा कितना बने ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा लंब और आधार जब भी दिया रहता तो क्या निकालते tan थीटा का यूज करते, जितना हाइट ये है उतना ही यहाँ की है, क्योंकि दोनों की लंबाई बिल्कुल समान दी हुआ है। साफ लिख रहा है यदि एक उदर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, मतलब अगर हम इसको h मान रहे हैं तो ये भी h हो रहा है, तो हमको क्या निकालना होगा tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार tan थीटा से होता है, तो tan थीटा बराबर h बटा h कैंसिल होके 1 हो गया और tan थीटा किसका होता है 1, तो 45 डिग्री का। ठीक है, इसको लिखेंगे 45 डिग्री, तो ठीक है थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर 45 डिग्री, इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि sin a बराबर cos b तब a प्लस b वाट, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ 45 डिग्री, b में है 60 डिग्री, c में 90 डिग्री और d में 30 डिग्री, तो बताना है इसमें क्या ऑप्शन होगा से। देखिए a और b दो ऐसे न्यून कोण है sin a बराबर ये दिया, तो a प्लस b आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए तो sin a है और यहाँ sin b है, इस sin b को हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यून कोण, a और b दो ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है, तो आप समझ लीजिए कि छोटा का बात कर रहे हैं, यहाँ a है तो यहाँ पे a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से अगर b को देखा जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे 90, ठीक है 90 माइनस ये b हो जाएगा तब तो cos b के बराबर हुआ। ठीक है, ये जो cos b कब होगा जब sin 90 माइनस b, क्योंकि न्यून कोण दे रहा है। ठीक है, a और b दोनों न्यून कोण कह रहा है, b को हम 90 माइनस b तब तो cos b के बराबर आएगा, sin 90 माइनस b cos के b का, तो sin से sin कैंसिल, a बराबर 90 माइनस b, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, का सही जवाब क्या होगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, तो sin और cosec क्या होता है sin गुना cosec थीटा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cosec थीटा बराबर व्हाट, cos बटा sin होता है cosec थीटा, कि 1 बटा sin थीटा, कि 1 बटा cos थीटा या sin बटा cos थीटा, तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटा sin थीटा का उल्टा होता है, इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा किसके बराबर है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे तो sec थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, तो हमको क्या निकालना है लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे 13 का होल स्क्वायर और माइनस 12 का होल स्क्वायर, इसका 13 का होल स्क्वायर 169 और 144, तो क्या होगा 25, और 25 का क्या होता है 5 होता है, तो हमको क्या निकालना है cot थीटा, cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, तो 12 बटा 5, तो 12 बटा 5 इसका सही जवाब होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लिखिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि किसी घनाव की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई b हो, ऊंचाई h हो तो घनाव का विकर्ण क्या है, तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, सभी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, तो हम यही कहना चाहेंगे बच्चों से जितना ज्यादा से ज्यादा फार्मूला को आप लोग लर्न कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि 50% में 25% सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, तो इसलिए आप लोग फार्मूला को ज्यादा ध्यान रखिए तभी अच्छे से स्कोर कर पाइए एग्जाम में। तो चलिए ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण हमेशा होता है √l² प्लस b² प्लस h², इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, अब आपने एक बेलन और शंकु का आधार समान मतलब रेडियस समान दे रहा है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो आयतन बताना। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का पाई r² h होता है और शंकु का होता है 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है,
अगर इन दोनों का पलटा किया जाए तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो 3 और नीचे 1 3:1 इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो रूट में उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है आंसर। 2 - √3 तो बिल्कुल है, √3 इसमें इंक्लूड है। ये देखिए √5 है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए √3 और √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2/1 एक परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास निकालना। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? 64 पाई बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या लाना? व्यास लाना। व्यास क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुना रेडियस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का मान 6 हो तो x का मान बताना है। देखिए माध्य से क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में। माध्य बराबर क्या होता है? कुल, इसमें माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले आप पूरे को जोड़ दीजिए। 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस x, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, और आपको माध्य क्या दे दिया है? 6 दे दिया है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 7 5 क्या होता है? 22 24 20, ये हो जाएगा आपका 27 22 26 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 29/5 और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसको 13 = 29 + x। तो x बराबर क्या होगा? 13 - 29 = 1। इसका सही जवाब होगा 1 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, तब तक इसे आप समझिए अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होता है पहले इसके बारे में जानिए। जो स्वयं अपने आप से कटता हो। ठीक है, 1 को छोड़ के जो स्वयं अपने आप से कटता हो, ठीक है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 को छोड़कर, जैसे 15 है, 15 क्या होता है? 1 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 1 को तो लेना ही है। 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल, ये तो भाज्य संख्या होगी। ये भाज्य, बिल्कुल ये गलत हो गया। 23 ये स्वयं अपने आप से कट सकता है और किसी से नहीं कर सकता। 12 ये 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, और 12 से, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 75 ये भी 1 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, ये भी नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? इसका आंसर होगा 23, स्वयं अपने आप से ही भाग लग सकता है, दूसरी किसी संख्या से नहीं। चलिए बहुत ही बार बार ये भी क्वेश्चन कई बार से पूछता आ रहा है, ये भी क्वेश्चन कि किस पाद में स्थित है। देखिए ये माइनस और माइनस, हम एक पिक्चर ड्रॉ करके बताते थे, जो भी बच्चे नहीं जानते इसके बारे में अच्छे समझ लें। ये होता है प्रथम पद कहते हैं इसको, ये प्रथम पद, इसमें निगेटिव प्लस होता है, इसमें द्वितीय पद, और दोनों निगेटिव होता है, इसको तृतीय पद, और इसमें प्लस माइनस जिसको हम चतुर्थ पद कहते हैं। तो इसमें कह रहा है दोनों माइनस का बात कर रहा है, तो ये किस पद में आएगा? तीसरा पद में होगा, तृतीय पद में होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये पूछता ही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से, क्या मूल बिंदु का मतलब हो गया 0, 0 का बात कर रहा है। ठीक है, और एक दे दिया है x, y। इसका दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं? तो x में से 0 को माइनस किए, x - 0 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर। तो x में से 0 गया तो x का होल स्क्वायर, और ये y में से 0 गया तो y का होल स्क्वायर। इसका सही जवाब क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु -2, -5 का भुज है। क्या भुज होगा? भुज हमेशा x एक्सिस को क्या है, इसका आंसर -2 होगा। अगर इसी में कहता है कोटि क्या है इसका बताइए, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, बार बार पूछता ही है कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या होता है? तो -2। अगर इसी का पूछता है कोटि क्या होता है, तो -5 इसका आंसर होगा। x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी कितनी होती है? तो जब x अक्ष का जब भी बात करेगा, इसका मतलब समझना है y एक्सिस को लेना है। जब y एक्सिस से दूरी पूछेगा बिंदु का, तो x एक्सिस को लेना है। ठीक है, तो इसमें x अक्ष का बात कर रहा है, इसलिए हम किसको पकड़ेंगे? y को पकड़ेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 5। इसको बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें x एक्सिस, अगर y एक्सिस का पूछेगा, y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी, तो आप इसका सही जवाब बताएंगे क्या? देखिए यहाँ y अक्ष है, तो y को नहीं लेके x को लेंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन में है
3:2, 4:9, 2:3, 18, 1:16 है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, क्षेत्रफल का बात कर रहा है। जैसे देखिए A1 बट्टा A2 बराबर 9/4। तो अब इसका क्या होता है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 का होल स्क्वायर पाई R2 का होल स्क्वायर 9/4। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो इसका रेडियस होगा R1 R2 का पूरे का होल स्क्वायर 9/4। ये रूट में चला जाएगा, R1 बट्टा R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/4, जिसको हम लोग 3/2 लिखते हैं। ठीक है, तो रेडियस कितना अनुपात में हो गया, 3:2 में। अब परिधि बताना है, C1 बट्टा C2, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R1 बट्टा 2 पाई R2 कैंसिल हो गया, तो 3/2 हो जाएगा। R1 बट्टा R2 कितना 3/2, तो 3:2 इसका सही जवाब होगा, 3:2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, उसका आयतन बताना। तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का जो आयतन होता है हम लोग जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, और रेडियस कितना 2r दिया हुआ है, तो 4/3 पाई और 2r है, तो 2r का होल क्यूब। ठीक है, 4π/3 मल्टीप्लाई 8r क्यूब, तो 8 4 जा 32 π/3। ठीक है, r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो, मतलब परिधि बराबर क्षेत्रफल कह रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो क्या r बराबर क्या हो जाएगा, ये r से एक r कैंसिल, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 2 इकाई हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त क्या होता है पाई r हाफ पाई r स्क्वायर अर्धवृत्त होता है, इसी का होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई r स्क्वायर, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो हाफ इंटू 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 पाई, तो 8 पाई होगा इसका। तो देखिए इसमें 8 पाई है, इसमें 8 पाई तो दिया हुआ नहीं है, 4 है, 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, तो इसमें आपको जो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब 4 का हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, 16 में 2 से तो 8 पाई हो गया, 8 पाई। अच्छा हाँ, पाई को फिर चेंज कर देना। ठीक है, पाई को यहाँ हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है 22/7 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 16 176/7, क्योंकि पाई को हटाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ पे है, इसको 22/7 लिखते हैं, 8 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किए तो 176/7 हो गया। राइट, चलिए अब px बराबर x² + 5x - 12, तो p1 का मान मतलब x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, तो रखिए यहाँ पे p1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 12, 5 + 5 - 12, तो 5 में 6 - 12 तो -6, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन में देखते हैं। बहुपद ax² + bx + ये द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जब भी ग्राफ बनता है, आलेख बनता है, वो हमेशा परवलय का रूप होता है। जब भी ग्राफ बने ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमेशा परवलय का रूप बनता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या, जब दो शून्यक निकलता है तो उसमें बहुपदों की संख्या हमेशा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना। तो 124 का अभाज्य गुणन, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम निकालते हैं। 124 का लघुत्तम क्या होगा, 2 से गया 62 हो गया, फिर 2 से गया 31 हो गया, तो अब इसको क्या 2 × 2 × 31, तो 2 का स्क्वायर बने 31, 2 का घात क्या हो रहा है यहाँ पे 2 हो रहा है, तो 2 का घातांक पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो शांत और अशांत क्या होता है, तो शांत और अशांत के बारे में जाने क्या होता है। शांत में क्या होता है p/q का रूप होता है, q जो होता है नीचे हर जो होता है वो हमेशा होना चाहिए 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, वही क्या आता है शांत में। तो अब इसको बताना है कि इसमें कौन सा रूप में आ रहा है। जैसे ये है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 105 को, ये 5 से गया, ठीक है, तो ये होगा 21, फिर 3 से गया तो 7 हो गया, यहाँ 7 भी इंक्लूड हो रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये क्या होगा अशांत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अब आता है इसको 21 है, तो 21 मतलब 210 है, तो 7 × 3 × 1, यहाँ भी 7 और 3 का आ रहा है,
जो कि हमको 2 और 5 आना चाहिए, तो ये भी अशांत हो जाएगा। अब 88 है, अब 88 को जरा देख लीजिए, तो 44 हो गया, फिर यहाँ 22 हो गया, फिर 2 11, यहाँ फिर 11 का चक्कर आ गया, इसलिए ये भी अशांत होगा। तो ऑप्शन बचा है क्या, डी। ये डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम 160 और ये है तो 16 गुना 10, ठीक है, ये क्या होगा 2 के पावर में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर में 5 और 5, 2 और 5 का रेशियो आया, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो हमको 2 और 5 का ही देखना है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका 905 है, तो संख्या का लॉसो बताना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने क्या होता है, 900 होता है। अब जरा देखिए, इस दोनों का गुणनफल दे दिया है 1600, यहाँ हो गया 1600, उसके बाद 900 लॉसो निकालना है, 900 कितना दे दिया है, 900 आपको 5 दे दिया, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना मार्क में कटेगा, 320 मार्क में कटेगा, इसका आंसर कितना होगा, 320 इसका आंसर हो जाएगा। अब आ रहा 36 और 84 का मौसम क्या होता है, इसको आप भाग देके बनाइए, सबसे आसान तरीका है 36 को 84 से, ठीक है, तो कितना मार्क में, 2 मार्क में 72 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा 12 के 36, इसका मौसम क्या होगा 12 होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए सबसे पहले ये होता है रैखिक बहुपद, इसको इसका घात 1 इसलिए इसको रैखिक बहुपद कर दिए, ये तो आपका नहीं होगा, ये तो बहुपद में है। फिर ये भी आपका बहुपद है, देखिए यहाँ द्विघात बहुपद हुआ, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, अब कह रहा है इसमें बहुपद नहीं है, तो ये बट्टा में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं 43 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बहुपद कह रहा है, बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात बताना है, क्या होगा, तो घात क्या होता है इसको जानते हैं। सबसे ज्यादा पावर जिस पे होता है उसी को घात कहते हैं, सबसे हाईएस्ट है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इसमें सबसे हाईएस्ट किसका पावर है, x पे क्यूब, 3 का है, 2 है, यहाँ कुछ 1 है, सबसे हाईएस्ट कौन है, 3 है, इसका घात क्या होगा, 3 होगा, सबसे हाईएस्ट वाले पावर को घात कहते हैं, ठीक है। अब आता अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा 3, a में 3 है, b में -3, c में 1/3, d में -1/3। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब अगर एक को हम अल्फा मान रहे हैं, दूसरा को 1/बीटा, इसका जो दूसरा होगा जो बीटा उसका 1/बीटा व्युत्क्रम हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a, तो c क्या है इसका, k है, तो k और a क्या है इसका 3 है, यहाँ c हो गया k और a हो गया 3 और b हो गया 8, तो हमको अल्फा बीटा यहाँ कितना दिया 1, तो k/3, इसको k बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, बस ये आसान क्वेश्चन है। एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम, मतलब अल्फा जो है दूसरा का मतलब 1/बीटा हो गया, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ गया, अल्फा बीटा क्या होगा c/a, अल्फा बीटा यहाँ 1 हो गया, c क्या है k है, ये c हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, तो बस c की जगह पे आपने k रखा, a की जगह पे 3 रखा, और ये अल्फा बीटा यहाँ क्या 1 दे दिया, 1 लिखे k/3 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ऑप्शन है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत हल है, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ लीजिए, इसका हम तीनों फॉर्म बताते हैं। अगर a1/a2 अगर b1/b2 बराबर c1/c2, ये जब फॉर्म होता है इसके अनंत हल होते हैं, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक और हम बता देते हैं, a1/a2 अगर नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, इसका नाम होता है अद्वितीय हल होता है, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसका कोई हल नहीं होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई हल नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में काफी पूछता है, हर बार इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। अगर ग्राफीय मेथड से अगर समझना चाहेंगे तो सबसे पहले समझने वाली बात है, ये अनंत हल होता है। अनंत हल का क्या मतलब होता है, मतलब संपाती, जिसको संपाती कहते हैं, ठीक है। संपाती बहुत सारा इसमें वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसमें जो होता है अनंत हल होंगे, इसमें जो अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें अद्वितीय हल होता है, उसके लिए क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, जिसको हम लोग अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं। ये अद्वितीय हल होगा जिसमें
ये समझ रहा है, इसमें एक हल होगा, कोई एक हल होगा, कोई एक हल होगा इसका, ठीक है, समझ रहे ना। इसमें प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें पाती कर रहा है, इसमें प्रतिच्छेद होना, प्रतिच्छेद करता है, इसमें प्रतिच्छेद होता है। अच्छा ठीक है, और एक जो ग्राफ बनता है वो समानांतर होता है, जिसको हम लोग समानांतर, इसमें कोई हल नहीं, समानांतर होता है, ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक है, यही चीज है। चलिए इसको अच्छे समझिए, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब 46 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का सातवां पद 4 एवं सार्वंतर -4 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो ये सातवां पद का बात करा, A74 दिया हुआ, ठीक है। तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। तो A + 7 - 1 × D = 4। तो कहने का सेंस है A + 6D = 4 हो गया। और D कितना दे दिया यहाँ पे, D तो ऑलरेडी पता है, A + 6 × -4 = 4, A - 24 = 4, A बराबर 4 + 24, तो क्या हो जाएगा 28। इसका सही आंसर क्या होगा, D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 47 को देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी में A18 - A14 = 32 है तो उसका समानांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, सार्वंतर कह रहा है, ठीक है। सार्वंतर मतलब क्या करना है, इसका D निकालना है, सार्वंतर क्या हो, D बताना है। तो चलिए A + 18 में से क्या 17D माइनस, फिर A - 13D = 32, A से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 4D = 32, 17D में से 13D गया तो 4D, ठीक है। तो D बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, आंसर A हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC में अब देखिए AC² बराबर AB² + BC² है तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल बना के स्पष्ट होगा, देखिए AC², अब ये AC ये हो गया B, AC² बराबर AB² + BC, एंगल कौन सा बन रहा है, समकोण, एंगल B समकोण बन रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय कि एक चक्कर में लगाने में क्या होता है 2πr होता है। तो 2 × 22/7 × r कितना दे दिया 35/44, तो 22 × 44 और 7 × 5 = 35, ये से ये कर दिया तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चक्कर में इसको 2πr होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है, एक चक्कर लगाने में 2πr इसका वो होता है, घेरा जो होता है 2πr होता है, वृत्त मतलब घेरा हो गया, सर्कल का रूप बन रहा था, ठीक है, इसलिए 2πr का हमने फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। एक अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए, ये भी काफी ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। इसका एक अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री, बिल्कुल। हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन को किया, यहाँ पे जो भी वीडियो मेरे देख रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि जो मैं आज वीडियो बनाया हूँ आप ही लोग के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेहनत करके जो भी बच्चे नहीं देखे उनको भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि इस वीडियो को देख के अच्छे से स्कोर कर सकें। और हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे, ठीक। और मैं आप लोग से यही कहूँगा, अगर मैं अगला वीडियो भी बनाना जानना चाहता हूँ 2 मार्च का, फिर एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ दिन के बाद मैं नया वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग मन ला के पढ़िए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, इसलिए हमने मैं सोचा क्यों नहीं कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया जाए भाई, इसलिए आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो आपके सामने लाया हूँ। आप लोग जरूर अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, और बच्चों के बीच इसको शेयर भी कीजिए, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उसको भी शेयर कीजिए, अच्छे से इसको मन ला के पढ़िए। चलिए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।